सेक्शन 18 और लास्ट में मिस्टेक। चलो स्टार्ट करो। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में फ्री कंसेंट, और फ्री कंसेंट नहीं माना जाता इन 5 केसेस में, और हम लोग फ्रॉड पढ़ रहे थे, फ्रॉड के बारे में। पेज नंबर कहाँ आ जाओ, 31, क्वेश्चन नंबर 11, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ये मैंने आपसे कहा था पढ़कर आना। A party to the contract is under no obligation to disclose the whole truth to the other party. पहले पार्टी को दूसरे पार्टी को सारी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं पूछ रहा है तो बोलने की जरूरत, उसे खुद चेक करने दीजिए, उसे खुद एनालिसिस करने दीजिए, उसे खुद सच का पता लगाना चाहिए। Caveat emptor, that is, let the purchaser beware, is the rule applicable to the contract. तो देखो बहुत फेमस वर्ड है ये, CAVEAT, कैवेट एम्प्टर। तो इसका मतलब है कि सच का पता किसको लगाना चाहिए, बायर को या परचेजर को। There is no duty to speak in such cases and silence does not amount to fraud. Similarly, there is no duty to disclose facts within the knowledge of both the parties. तो बोल रहे हैं कि उन फैक्ट्स को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है जो कि दोनों पार्टीज के किसमें है, नॉलेज में है। और परचेजर का ये ड्यूटी था कि वो इन फैक्ट्स के बारे में क्या करे, पता लगा ले और उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट करे। एग्जांपल, H sold to W some pigs which were to his knowledge suffering from fever, और H को पता था कि ये इनको फीवर है ऑलरेडी, यानी बीमार है ये सुअर पिग्स। The pigs were sold with all fault and H did not disclose the fact of fever to W. Here there were no fraud. ये माना गया कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि बायर को या परचेजर को ये देखना चाहिए था, उसको इंस्पेक्शन करके या डॉक्टर को बुला करके कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। Here there was no fraud। और ये केस था वर्ल्ड वर्सेस हॉब्स। लेकिन कुछ केसेस में साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा, कुछ केसेस में। ये एक्सेप्शनल केसेस है। पहला एक्सेप्शनल केस है duty of person to speak, where the circumstances of the case are such that it is duty of the person observing silence to speak. For example, in contracts of ubermain fidei, contracts of utmost good faith। फिर एक नया वर्ड आ गया, देखो ये सब वर्ड याद रखना होगा आपको, ठीक है। और इसका मतलब है, सेकेंड वाले वर्ड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। जो कॉन्ट्रैक्ट गुड फेथ वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पर साइलेंस नहीं चलेगा। जो अपने लोग होते हैं उनके साथ आप धोखा नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं कर सकते। जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था, इमीडिएट कांटेक्ट था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा पहला फ्यूडिटरी रिलेशनशिप, तो लिखा है देखो क्या, हियर द पर्सन इन होम कॉन्फिडेंस इज रिपोर्ट इज अंडर अ ड्यूटी टू एक्ट विद अटमोस्ट गुड फेथ एंड make full disclosure of all material facts concerning the agreement known to him। मैं एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। सपोज आपके पास एक बिल्डिंग है बहुत पुरानी, और वो आप बेचना चाहते हैं, किसी आउटसाइडर को बेचेंगे तो उसका ड्यूटी है पता लगाना बिल्डिंग के बारे में, सारे इंफॉर्मेशन निकालना। लेकिन अगर आप किसी अपने ऐसे पर्सन को आप सेल कर रहे हैं जिसके साथ आपका फ्यूडिटरी रिलेशनशिप है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था सन एंड फादर, मदर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, या सपोज फॉर एग्जांपल टीचर एंड स्टूडेंट या डॉक्टर एंड पेशेंट, ये सब फ्यूडिटरी रिलेशनशिप है। तो वहां पर अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में जो भी पता है सच वो बताना चाहिए, क्योंकि सामने वाला उस रिलेशनशिप की वजह से आप पर फेथ कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर आउटसाइडर होता तो वो अपने पता लगा लेता ना। आप बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने, तो सब्जी बेचने वाले को बोले एक काम करे, दो चीज करके देखिए। उसको बोले कि एक काम करो, 2 किलो मेरे को पोटैटो दे दो, या 2 किलो आप मेरे को टमाटो दे दो। तो वो जब भी चुनेगा ना, उसके आंख में एक्सरे लगा होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। और जब भी उसको सेलेक्ट करेगा, उसमें से वो चाहेगा कि 30-40% खराब वाला चुन कर आए, क्योंकि उसको तो वही बेचना है ना, पहले उसका नुकसान होगा नहीं तो।
और जब आप चुनते हैं तो वैसे केस में ऑब्वियसली आप एक एक चीज चेक करते हैं कि उसमें कोई खराब ना शामिल हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है, अब बताओ, अगर सब्जी वाले ने आपको नहीं बताया, चुन कर दे दिया और आपने ले लिया, पैसे भी दे दिए, घर आ गए, तो वैसे केस में अब आप लड़ाई नहीं कर सकते उससे। आपकी गलती थी, आपकी गलती थी। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आप कभी भी एप्पल खरीदने जाते हो तो एकदम लाल कलर के एप्पल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खराब निकलते हैं अंदर से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। लाल कलर के एप्पल में सबसे ज्यादा आप अंदर से देखेंगे वो सड़ा हुआ होता है, खराब होता है। तो जितना लाइट कलर होगा उतना बेहतर होता है। लाइट कलर का एप्पल मतलब लाइट रेड, एकदम मतलब हल्का रेड, रेडिश होता है। और एकदम डार्क रेड होगा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, ज्यादा चांसेस है उनके प्रॉब्लम के। तो आपको अपना ध्यान रखना है। आप एक बायर हो, जेन्युइन बायर, तो आपको अपना आईक्यू यूज करना है सामान खरीदते समय। इसी तरह से, लेकिन अब समस्या क्या है, देखो, मैं गया दुकानदार के पास, कौन है भाई? वो मेरे चाचा हैं, और मैंने बोला कि ये सब सब्जी दे दो। अब उनके सामने मैं ज्यादा दिमाग लगा नहीं पाऊंगा, रिलेशन से पैसा है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे बहुत सारे वेजिटेबल पैक करके दे दिए और उसमें मैक्सिमम क्या थे? खराब। क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ ऑर्डिनरी कोर्स में कि मेरे चाचा मेरे साथ ऐसा करेंगे? आंसर इज नो। तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को, अबे हंस क्यों रहे हो? अभी चुप हो गया। चाचा ऐसा नहीं कर सकते क्या? तो ये सोच रहा होगा सर भी एग्जांपल कैसा कैसा देते, अभी नया आया ना, इसको पता नहीं। तो मेरे चाचा एक्चुअल में सब्जी नहीं बेचते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं। तो अभी समझना है यहाँ पर। तो अगर फ्यूबिसरी रिलेशनशिप है तो उस केस में मैं अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाऊंगा, मैं रिस्पेक्ट करूंगा उस रिलेशनशिप की। तो इसका मतलब है कि सामने वाले का ड्यूटी था कि सारी सच्चाई को अपने से बता दे। ये लॉ का मतलब, लॉ को बनाने का इंटेंशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया। बोलो, क्लियर है पॉइंट? एग्जाम्पल, अब ब्रोकर वाज आस्क्ड टू बाय शेयर फॉर क्लाइंट। ब्रोकर को बोला गया अपने क्लाइंट के लिए शेयर कर दो। he sold his own share without disclosing this fact। अब वो ब्रोकर था और उसका क्लाइंट था ना, तो यहाँ फ्यूबिसरी रिलेशनशिप था। ब्रोकर ने चला के क्या किया, उसके पास बहुत सारे शेयर पड़े थे जो बहुत समय से बेच नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि सही प्राइस मिल नहीं रहा है। तो क्लाइंट पर किया, क्लाइंट तैयार हो गया, उस पर विश्वास किया उसने वो सारे शेयर, अपने ही शेयर बेच डाले और बताया तक नहीं कि ये शेयर मेरे हैं। मतलब समझ में आ रहा है? उसके साथ एक तरह से क्या हुआ? फ्रॉड हुआ, चीटिंग हुआ। जैसे इसको समझो, और एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टी है 5, और ट्रस्ट को एक जमीन खरीदनी थी। तो एक ट्रस्टी ने क्या किया, चुपचाप, किसी को नहीं बताया, अपनी जमीन सल्टा दी ट्रस्ट को। तो ये फ्रॉड है ना, फ्यूबिसरी रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, और वो ये डिस्क्लोज करके देता ना कि ये मेरी जगह है, सबके सामने ये बात रख कर देता तो कोई बात नहीं थी, छुपा के दिया ना, इसका मतलब गलत किया। क्लियर है पॉइंट? तो आगे देखो, तो यहाँ क्या लिखा है, he sold his own share without disclosing this fact. The client was entitled to avoid the contract or affirm it with the right to claim separate profit made by the broker on the transaction। अब यहाँ पर क्लाइंट इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है या बोल सकता है कि मैं ये शेयर लूंगा, पर जितना भी सेक्रेट प्रॉफिट है जो तुमने कमाया है वो मैं नहीं दूंगा, ये बोला जा सकता है यहाँ पर। Since the relationship between the broker and the client was relationship of utmost good faith, कोई दिक्कत? सेकेंड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इन केस ऑफ मैराइन फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस, देखो एक होता है लाइफ इंश्योरेंस जो हम सबके लाइफ के लिए लिया जाता है। मेरे हिसाब से ये बकवास है आज के जमाने में। कारण है, आप अगर मर जाओगे, पीछे उसके बाद कौन किसका है, मतलब फैमिली में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पुराना जमाना नहीं है, अब नया जमाना है। पुराने जमाने में क्या होता था, अगर एक लड़की विडो हो जाती थी, एक लेडी, तो उसकी शादी नहीं करते थे कभी। बोलो, और आज का जमाना अलग है, डेट बाद में होती है, तो शादी पहले ही कर लेते किसी और से और उड़ान हो जाती है। मतलब जमाना पूरा एडवांस हो गया, मतलब अब इसको बुरा नहीं माना जाता। सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ हंसने की बात नहीं है। एक जमाना था जब अगर आप इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बोलते थे ना, तो वैसे केस में गोली से उड़ा देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी शादी नहीं होती है तो लास्ट में पेरेंट्स खुद ही बोलते हैं कि कोई बात नहीं, दूसरे कास्ट की भी चलेगी, शादी नहीं हो रही तो क्या करेंगे। मतलब कॉम्प्रोमाइजेस अब बहुत क्या हो गए,
आसान हो गए, बढ़ गए पहले के मुकाबले। तो अगर आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें क्या होता है, खुद मर गए, अब पीछे हम चिंता कर रहे हैं किसके, पूरे फैमिली, तो वैसा जमाना रहा नहीं। लेकिन सेकंड वाला इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल इंश्योरेंस, जिसमें अगर आप बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटलाइज हो गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गई, मरे तो नहीं है ना, तो जब तक नहीं मरोगे पूरे फैमिली की जिम्मेदारी तो रहेगी ना। तो वैसे सिचुएशन में मेडिकल इंश्योरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आता है, थर्ड कैटेगरी है मिसलेनियस। मिसलेनियस तो उसमें फायर इंश्योरेंस भी आ जाएगा, मैराइन इंश्योरेंस भी आ जाएगा, कोई सा भी, आप गोडाउन में स्टॉक का इंश्योरेंस करा लो, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लो, ये सब मिसलेनियस में आएगा। ट्रैवल इंश्योरेंस कराओ, ओवरसीज जाते हैं ना, तो कंपलसरी है, बिना ट्रैवल इंश्योरेंस के आपको वीजा नहीं मिलता है। ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है, जितने पीरियड आप वहां पर रहोगे, मतलब ट्रैवलिंग किया, वहां रहा, घूमा फिरा, उस दौरान कुछ हो गया तो कौन टेक केयर करेगा। तो इंश्योरेंस कराना क्या होता है, जरूरी होता है कि उस दौरान अगर कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको बेयर करेगी। तो ये सब मिसलेनियस इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि क्लाइंट को आप सारी बातें खुलकर बताएं, छुपा कर ना रखें कुछ भी। क्योंकि दोनों प्रीमियम लेना बहुत आसान है, कॉन्ट्रैक्ट कर लो और प्रीमियम भरते रहो, और जब क्लेम का टाइम आया ना, तो पता चला ऐसे ऐसे क्लॉज है जिसके कारण आपको क्लेम मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो कभी भी इंश्योरेंस खरीदना है ना, कंपनी का नाम मत देखो, उसके साथ चेक करो क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है कंपनी का। जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95-97% है, मतलब अच्छी कंपनी है, और जिसका 80s में आ रहा है, 82%, 84%, मतलब वो बेकार कंपनी, आपको बहाना बनाएगी 10 और उसके बाद क्लेम भी नहीं देगी। तो आपको ये चीजें देखनी है। तो इसीलिए इंश्योरेंस एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें भले ही आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो सारे फैक्ट्स का प्रॉपर डिस्क्लोजर दे दे, वहां पर साइलेंस नहीं चलेगा। क्लियर है? अगला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, यहाँ भी साइलेंस नहीं चलेगा। एवरी मटेरियल फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड बाय द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। हाजी अहमद वर्सेस अब्दुल गाजी। तो ध्यान से सुनो, हर एक मटेरियल फैक्ट बताना जरूरी है। अगर आप मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, तो जैसे समझिएगा मुस्लिम्स में क्या होता है, जब शादी होती है तो एक अमाउंट कमिट किया जाता है, लड़का कमिट करता है लड़की को, क्या बोलते हैं उसको, मेहर, राइट, मेहर बोला जाता है, तो वो कमिट किया जाता है। तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना ये। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज हो, वहां पर दोनों पार्टी कुछ भी ना छुपाएं, मटेरियल फैक्ट को ना छुपाएं। अगर छुपाएंगे तो बाद में ये नहीं बोल सकते कि इनको तो अपने पता कर देना चाहिए था, ये लॉजिक नहीं चलेगा। किसमें? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में। अगला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। अगर फैमिली के आपस बीच में सेटलमेंट हो रहा है, जैसे ज्वाइंट फैमिली थी, बंटवारा हो रहा है, सारे बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी, सबका बंटवारा हो रहा है, तो वैसे केस में सभी को मटेरियल फैक्ट के बारे में क्या होना चाहिए, पता हो, किसी से कोई बात छुपाई नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कंपनी शेयर अलॉट करना चाहती है ना, सबसे पहले कंपनी ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर देती है, मतलब ऑफर करने के लिए आपको इनवाइट करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करके। आप प्रोस्पेक्टस को देखते हैं, प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, और कंपनी के पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल डेटा होता है, मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट 5 साल का। कंपनी को ये कॉन्फिडेंस जीतना होता है सामने वाले का कि हम आपके साथ कोई धोखा नहीं कर रहे हैं। समझ में? प्रोस्पेक्टस एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप कुछ भी गलत लिखे तो उस केस में शेयर अलॉटमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है। जो शेयर होल्डर है बोल सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड किया जाए, खत्म किया जाए, मेरा पैसा लौटाए, या जितना नुकसान मुझे हुआ है उसे भरपाई किया जाए। जैसे कंपनी क्या करती है, अपने फाइनेंशियल डेटा में मैनिपुलेशन करती है, बैलेंस शीट वगैरह में इंफॉर्मेशन गलत देती है और शेयर महंगे दामों में बेच देती है प्रोस्पेक्टस इशू करके, और बाद में शेयर होल्डर को कम से कम 40-50% का घाटा होता है जो उसने इन्वेस्ट किया था उसमें। समझ में आ रहा है? और बाद में शेयर होल्डर को बहुत सारी बातों का पता चलता है, जिससे ये मालूम चलता है कि कंपनी ने सही नहीं किया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है और कंपनी पर केस कर सकता है। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर 6 मामले हैं, 5 मामले हैं। पहला फिड्यूशियरी रिलेशनशिप,
दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, चौथा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट और पांचवा शेयर अलॉटमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। इन सारे केसेस में आप चुप रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। चुप रहने को माना जाएगा क्या? फ्रॉड है। अगला पॉइंट नंबर 2, where the silence itself is equivalent to speech. For example, A says to B, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. अगर ऐसा वर्ड यूज करेगा, अगर तुम नहीं बोलोगे कुछ भी तो मैं मानूंगा कि घोड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तब सामने वाले का ड्यूटी है कि नहीं बताना कि हाँ ये प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तुम देख लो, बोलो। अगर देखो लाइफ में कभी भी डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहते, सुनो, कभी भी मेरा सजेशन सुन लो, ये लॉ नहीं है, कभी भी अननेसेसरीली किसी भी डिस्प्यूट को इनवाइट नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी डिस्प्यूट का मतलब बताता हूँ। रास्ते में जा रहे थे, ठीक है, किसी ने आपकी गाड़ी को हल्का सा हिट किया, हो सकता है जानबूझकर, हो सकता है गलती से, पर आपका मूड उस समय बहुत खराब था, मतलब कोई भी कारण से। तो अब क्या होगा? जो रिएक्शन है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। जबकि अगर देखा जाए तो आपकी गाड़ी को कुछ ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। मान लो हल्का सा एक स्क्रैच आ गया, एक एग्जांपल दे दो। हाँ, तो वैसे केस में अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता? सामने वाले को सॉरी बोलता और निकल जाता। अब बोलेंगे सर ये क्या बात है, गलती किसने की? उसने। सॉरी कौन बोल रहा है? जिसने गलती नहीं की, और निकल जाता। रीजन सुन लो अभी। अननेसेसरी के डिस्प्यूट से फायदा जीरो होता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। आपका समय, मतलब टाइम, एनर्जी, मनी, सब कुछ बर्बाद होता है। और जब आप किसी से भी झगड़ा करते हो, टेंशन देते हो, तो आप कभी भी कूल नहीं रह सकते। अब ये अलग बात है कि कुछ लोगों में ये जन्मजात गुण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो पूरा बैकग्राउंड ही होता है वैसा ही होता है, मतलब वो बचपन से उन्होंने वही सब देखा। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे आपके जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनके ब्लड में ये चीज नहीं है, जो कभी भी पसंद नहीं करते हैं नेगेटिव चीजों को। तो उनको अवॉइड करने में हमेशा क्या होता है? फायदा होता है। तो आप क्या कर रहे हैं? किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सुन लो, और आपको पता है कि इसमें गड़बड़ है। क्या क्या पता है? गड़बड़ है। और आपको ये भी अंदेशा है कि इसकी वजह से अननेसेसरी का क्या हो सकता है? डिस्प्यूट हो सकता है। तो टेम्पररी बेनिफिट के लिए झूठ मत बोलो, टेम्पररी बेनिफिट के लिए उसको धोखे में मत रखो। कई बार हो सकता है 10 में से 6 बार आप बच जाए, लेकिन 4 बार या 2 बार भी फंस गए ना, तो आपका सारा जो मेहनत है ना वो पानी हो जाएगा, प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो सब कभी भी नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी बिजनेस कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, सच बोलकर बिजनेस करो। जो लोग बोलते हैं ना कि फ्रॉड करके हम कमा लेंगे, ग्रो कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। लॉन्ग टर्म में वही सक्सेसफुल होता है जिसके पास क्वालिटी होता है, जिसके पास डिलीवरी होता है, मतलब जो खाली प्रॉमिसेस नहीं करता, क्या करता है? डिलीवरी करता है। तो प्रैक्टिकली हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाले को धोखे में ना रखें, उसको सच्चाई बता के काम करें। भले मेरा काम हो अभी या देर से होगा, जरूर देर से होगा, लेकिन आपको झूठ बोलकर वो काम नहीं करना चाहिए। तो वापस आओ, अगर सामने वाले ने इस तरह से पूछा है कि तुमसे मैं डील कर रहा हूँ, अगर तुम कुछ नहीं कह रहे हो मतलब इस प्रोडक्ट में कोई समस्या नहीं है, और आपको पता है कि मेरा प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, मतलब बाद में ले जाएंगे ना अभी, तो वैसे केस में जो प्रॉमिस किया गया था वो क्वालिटी डिलीवर नहीं करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ ना, अभी एक मशीन बहुत पॉपुलर हो रहा है, अभी आप पता नहीं देखे होंगे कि नहीं, रोटी मेकर। मतलब उसमें इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप खाली आटा डालो, तेल डालो, पानी डालो, और उसके बाद वो अपने आप आटा गूंथ भी लेगा, रोटी बना भी लेगा, और सेक करके आपको बनाकर तैयार करके दे देगा। क्लियर है? बहुत अच्छा है यार ये तो, मतलब मेहनत जीरो है इसमें। मतलब एक बार आपको रोटी बनानी है तो रॉ मटेरियल डालो, रोटी बन के बाहर। क्लियर है? मशीन की कीमत कितनी है? अगर मैं रोटी मेकर लूंगा 1 लाख अप्रॉक्स, अगर मैं उसी का एक वंडर शेफ का अभी सेकंड एडिशन आया है वो 77,000 या 75,000 में बेच रहा है। उसका नाम उन्होंने बदल दिया है, रोटी मैजिक कर दिया है, क्योंकि सेम नाम नहीं रख सकते ना, तो वो भी बेच रहे हैं। पर जितना मेरा असेसमेंट है, मैंने समझा है, वो माँ के हाथ की रोटी वाली रोटी नहीं बनने वाली है। वो जो रोटी बन के निकलेगी ना, उसकी क्वालिटी वैसी होगी नहीं जिसकी आदत आपको है।
तो समझे आप, छोटे बच्चे को बचपन से वो रोटी खिलाओगे ना, वो खा लेगा। आपको भी खिलाएंगे ना, आप नहीं खाओगे, क्योंकि आपको आदत है उससे अच्छे क्वालिटी की रोटी खाने की। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ पता है, आपने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर मारा, नॉर्मली दुकानों में तो अभी बिक नहीं रहा, तो आपने ऑर्डर मार दिया, आ भी गया। पता चला कि जब आपने उसको यूज करना शुरू किया तो डिससैटिस्फैक्शन हो रहा था। क्यों? आपने तो सोचा कुछ और था, आपका एक्सपेक्टेशन लेवल कुछ और था, और निकला है क्या कुछ और। तो वैसे केस में आपको मजा बिल्कुल नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि सामने वाले को उसको बेचने से पहले करना ये चाहिए कि अपने हर एक शहर में एक आउटलेट छोटा सा खोलना चाहिए, डेमो रखना चाहिए, जिसमें डेमो दिखाना चाहिए। अगर डेमो दिखाकर बेचेगा, डिस्प्यूट क्या होंगे, कम होंगे। बिना डेमो के बेचते जाओ, डिस्प्यूट क्रिएट होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि एकदम ये नहीं चलेगा, इसको वापस करो। अगर वापस नहीं लेगा तो अननेसेसरीली कोर्ट में जाकर के डिस्प्यूट क्रिएट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जिससे कि पता है कि क्या होगा, डिस्प्यूट होगा। तो सेकंड पॉइंट था वेयर साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, वहां पर आपको बोलना चाहिए था। तो इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस, contract is not viable if the party whose consent was so obtained had the means of discovering the truth with ordinarily diligence। लेकिन अगर आप ordinary diligence के साथ, यानी थोड़ी सी सावधानी रखते, तो आप पता लगा सकते थे कि ये सही है कि गलत। वहां पर अगर आप सावधानी नहीं रखोगे तो नुकसान आपको होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं डिक्लेयर कर पाओगे आप, मतलब वो वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। जैसे सामने वाले ने बोला कि ये लो 10 केजी पोटैटो मैं आपको दे रहा हूँ, आपने मांगा 10 केजी, उसने 10 केजी का प्राइस भी ले लिया, पर क्वांटिटी 10 केजी नहीं है। तो भैया आप क्या कर रहे थे, लेने टाइम आपको चेक करना चाहिए था ना। बोलो, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल। घर में गैस सिलेंडर आता है, कितने लोग उसका वेइंग करके लेते हैं, उसको वेट करके लेते हैं कि बस ऐसे ही रख लेते हैं घर में आने। प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप वेट नहीं करते हो ना, तो इसका मतलब है कम से कम 2.5 से 3 केजी आपको कम गैस मिल रहा है, ये फैक्ट है। और ऐसा कब हुआ, मैं भी ऐसे वेट नहीं करता था, तो एक बार क्या हुआ, 10-11 दिन के बाद गैस खत्म। तो मुझे समझ नहीं आया, नॉर्मली मान लो 17-18 दिन तो मिनिमम चलता है मेरे यहाँ पर, तो 11 दिन में गैस कैसे खत्म हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि काम करते हैं, एक वेट स्केल था ऑलरेडी, मैंने बोला कि अपना वेट हम लोग लेते हैं जिसमें, मैंने बोला इस बार सिलेंडर को उसमें रख के वेट लेंगे। जैसे ही वेट लिया, पता चला 2.5 से 3 किलो कम था। तो सामने वाले ने बोला कि ओहो, हो सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं दूसरा, मतलब उसने बड़े सफाई से आपसे क्या कहा कि मैं दूसरा तुरंत गया, चेंज करके ले आया दूसरा। और जब दूसरा मैंने नापा तो वो बिल्कुल क्या था, परफेक्ट वेट था। अब उसके बाद मैंने घर में बोला हर बार ऐसा करो, जब 4 बार आप ऐसा करोगे, 5वीं बार से वो जान जाएगा कि इस घर में गलत सामान नहीं देना। तो ये मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें अगर बाद में आप कंप्लेन करोगे तो कौन सुनेगा आपका कंप्लेन, यानी आपको बायर को हमेशा क्या रहना, बोलो, हाँ, अलर्ट रहना, बायर को हर वक्त अलर्ट रहना। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये पॉइंट भूलना नहीं कभी भी। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ, रुको 12 नहीं, अभी अगले पेज में आओ। एक क्वेश्चन है 13 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोएर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये टॉपिक हम दोनों कर चुके हैं। कोएर्सन मतलब जबरदस्ती करके, फिजिकली आपको हैरास करके, गन पॉइंट पर रखकर क्या लेना, परमिशन लेना। और अंडर इन्फ्लुएंस में ऐसा नहीं होता, अंडर इन्फ्लुएंस में साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस, एग्जाम में बिल्कुल ये सवाल आ सकता है, पढ़ो। तो नेचर ऑफ एक्शन, इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल फोर्स और थ्रेट, द एग्रीड पार्टी इज कंपेल्ड टू मेक द एग्रीमेंट अगेंस्ट इट्स विल। मतलब यहाँ पर फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किया है। बांध देगा आपको। बिहार में शादी बहुत पॉपुलर है, मैरिज, क्या बोलते हैं उसको, एक मैरिज बहुत पॉपुलर है। ये कोएर्सन का बेस्ट एग्जांपल है। कुछ लोग हंस रहे हैं, पता है, नहीं बता रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, नहीं, बाल विवाह नहीं बोलते उसको, हाँ, उसको बोलते हैं क्या, पकड़ू या ऐसा समथिंग बोलते हैं, विवाह। मतलब उसमें दूल्हे को क्या करते हैं, पहले टारगेट करते हैं कि इस मोहल्ले में कौन सा सबसे बेस्ट एलिजिबल बैचलर है,
जिससे हमारी बेटी की शादी हो सकती है। फिर वो क्या करते हैं, उसको उठा करके ले जाते हैं, अपहरण करते हैं, और जहाँ पर पूरे घर वाले पहले से तैयार रहते हैं, शादी का पूरा मंडप सजा होता है, और उसको बोलते हैं शादी करो वरना गोली खाओ। बस दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? और उस सिचुएशन में सामने वाले को मजबूरी में शादी करनी पड़ती है। तो ये कोएर्सन का बेस्ट एग्जांपल। बोलो ठीक है या नहीं समझे? अभी भी देख लो, इसको पता ही नहीं। आपको पता है इसके ऊपर पूरी मूवी बन चुकी है। लग रहा मूवी भी नहीं देखती हो। राजकुमार राव की मूवी है ना, परिणीति चोपड़ा राजकुमार राव, मूवी देखना तुम पहले। अगर कुछ नहीं, गूगल करना ना, गूगल करो, तुमको पता चल जाएगा बिहार में क्या होता है। सुनो, सिर्फ हेलो, सिर्फ गूगल में देखना, नॉलेज देना, अपने पेरेंट्स को ये बोलना मत कि ऐसा करें। बहुत रिस्क है, क्योंकि ये कोएर्सन की कैटेगरी में आता है, और इसको सामने वाला क्या डिक्लेयर कर सकता है? वॉइडेबल, नॉट वॉइड। क्या वॉइडेबल? वो उसको वैलिड भी मान सकता है और वॉइड भी मान सकता है। तो इसीलिए ये अलाउड नहीं है, ये लीगली अलाउड नहीं है। लेकिन बिहार में ये सब बहुत कॉमन है। मैं गया था एक जगह का नाम है ऑडिट करने के लिए। क्या नाम है? समस्तीपुर, ठीक है ना। मैं बिहार बहुत घूम चुका हूँ। मोकामा, मोर, ये सब ऐसी जगह है जहाँ आप कभी नहीं जाना चाहेंगे। तो मैं वहाँ गया हूँ ऑडिट करने। तो मैंने पूछा बैंक मैनेजर से, अरे इतने सारे एनपी आप कुछ करते क्यों नहीं? तो मैंने बोला इनका बिजनेस क्या है, मतलब पैसा लेते हैं डुबा देते हैं, पैसे नहीं लौटाते, बिजनेस क्या है? तो बोला बिजनेस है कट्टा बेचना। मतलब वहां पर क्या होता है, बोलते अगर पैसे मांगो तो सीधा पहले सामने टेबल पर क्या रखते हैं? बंदूक। तो फिर सामने वाला कैसे पैसे मांगेगा? बैंक मैनेजर। सोचो। फिर मुझे एक क्लाइंट क्या ले गया, जो बोला आपको चलिए एक क्लाइंट क्या दिखाता हूँ कि बहुत पैसे वाला पार्टी है, और उसका सीसी लिमिट या लोन भी बहुत हाई है, और बिजनेस भी बहुत लंबा चौड़ा है। तो लंच पे जा रहे थे, तो बोला 2 मिनट आप मिल लीजिए और फिर हम लोग लंच पे चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जहाँ वो ले गया, मुझे बगल में ही था, सामने से एक छोटी सी दुकान थी, जिसको देखकर आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो बहुत बड़ा पार्टी होगा। राइट, एकदम छोटी सी दुकान दिख रही है। फिर मैंने बोला ये आपका पार्टी है जिसको आपने इतना पैसा दिया है? बोला हाँ। फिर वो जब अंदर गया तो उसके अंदर वाले दरवाजे से अंदर ले गया मुझे। जब मैं अंदर पहुंचा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। इतना बड़ा उसका एम्पायर था वहां पर, जो बाहर से बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा। बोला बिहार में ऐसे ही होता है, दिखाते नहीं है लोग कभी भी, क्योंकि नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो हालात पहले से बेटर है। मैं उस समय से ऑडिट कर रहा हूँ जिस समय रांची में भी 7 बजे तक बंद हो जाता था। आपको आश्चर्य होगा, मैंने देखा है सैनिक बाजार और ऐसे बहुत सारे मार्केट जहाँ 7 बजे कर्फ्यू लग जाता था रांची में, बिहार को छोड़ो। और ऐसा भी टाइम था आज से करीब 18 साल 19 साल पहले। लेकिन अब हालात काफी क्या हो गए, इंप्रूव हो चुके हैं बिहार में भी और झारखंड में भी। वापस आते हैं तो कोएर्सन क्या है, आप समझ गए होंगे कि फिजिकल फोर्स या थ्रेट दिया जाता है कि अगर तुम ये करोगे एग्रीमेंट तो ठीक है, नहीं तो जान से जाओगे, नहीं तो तुम्हारा हाथ पांव तोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगे। और जरूरी है तुम्हारे साथ, वो कोएर्सन किसी के साथ भी हो सकता है प्रेशराइज करने के लिए सामने वाली पार्टी को। ओके, अंडर इन्फ्लुएंस इट इन्वॉल्व मोरल और मेंटल प्रेशर। इसमें तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है। मतलब फादर जो है वो अपनी डॉटर को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि तुम अगर ये काम नहीं करोगी ना तो वैसे सिचुएशन में मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। मतलब ऐसे करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो सामने वाला उसमें फंस करके कई बार एग्रीमेंट करता है, नहीं हाँ बोल देता है, मान जाता है। तो ये अंडर इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में आता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, कोएर्सन होगा तो ये क्रिमिनल एक्शन है, इसमें पनिशमेंट मिलेगा। इट इन्वॉल्व कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट और एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। आईपीसी में ये फॉरबिडन है, मना किया गया है। और डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी अनलॉफुली, यहाँ जबकि ऐसा कोई इलीगल एक्ट नहीं होता। किसमें? अंडर इन्फ्लुएंस में। उसमें तो जबरदस्ती नहीं करता ना कोई भी। तो आप इसको हम आईपीसी में रोक नहीं सकते। आईपीसी में मतलब पुलिस बुला करके इसको रोका नहीं जा सकता। आप समझिए, किसी को जबरदस्ती बांध के रखेंगे तब पुलिस का रोल है। किसी को मेंटली हम अगर इन्फ्लुएंस करेंगे तो उसमें पुलिस क्या करेगी? पुलिस का रोल नहीं है वहां पर। ओके,